नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए हिंदी जगत के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास का अगला भाग लेकर के। इस उपन्यास को सभी लोगों तक साझा जरूर करें, जिससे गोदान उपन्यास का सभी लोग आनंद उठा सके और समकालीन परिस्थितियों को खुद ब खुद महसूस कर सकें। गोदान भाग 9। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांवों से लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर मां को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे धकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बुरा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दादाजी ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग न था क्या? हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेहल भेजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली। तूने देखा था हीरा को माहुर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। उद्धरण, हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। उद्धरण, बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। उद्धरण, होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थुड़ी है तेरी जुठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थुड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का, हत्यारा। उद्धरण, फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दातादी ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दातादी ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शप पाकर बोली, पंडित दादा बहुसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दातादीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास।
अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है, पंडित दादा। काकी कहती हैं, कहीं चले गए हैं। दातादीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं, कहाँ चले गए किया। घर में छिपा बैठा न हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दातादीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाई कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं हैं, 60 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेहल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दातादीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगरूसा और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दारोगाजी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर से मटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मजन थे। यकीन हो गया, आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था, इसे केवल एक गुड़की काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबहा है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है। बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़मा नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगाजी ने पूछा, यह कौन औरत है। कई आदमियों ने दारोगाजी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा। उद्धरण। विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। उद्धरण। तलाशी। होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं। जहां चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दातादीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग हैं। पूछो, हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए, और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है। झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यो गला न छूटेगा। दारोगाजी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दारोगाजी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है।
धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दातादीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करे। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज। अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगूं, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगाजी को क्या भेंट किया जाए। दातादीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दारोगाजी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह पुकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसें, लत्ता भी पहनने को मयस्सर न हो और अंजुली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है।
जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाउन पहनूंगी। इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दारोगाजी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हों ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजुली भर रुपये ठनाठन निकाल के दिए। मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बांट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी, दारोगाजी के मुंह पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दारोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, कर्कशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही। उद्धरण, हुजूर के भी तो 15 रुपए गए। उद्धरण, मेरे कहाँ जा सकते हैं? वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। उद्धरण, पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल्लगी बाज हैं। दातादीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगाजी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाए नकद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं, दारोगाजी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम जी की चौपाल आ गई। दारोगाजी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दातादीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। उद्धरण, झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। उद्धरण, पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो। उद्धरण, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। उद्धरण, तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भेजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, डाके में सारे गांव को काले पानी भेजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। उद्धरण, चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दारोगाजी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दारोगाजी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दातादीन बोले, मेरा सराप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ हैं कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। समाप्त। हमें उम्मीद है कि गोदान उपन्यास में आपको आनंद आ रहा होगा। गोदान उपन्यास का अगला भाग देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगला भाग भी शीघ्र अति शीघ्र लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।